रुद्र किट्टू से बिल्कुल चिपका हुआ था। किट्टू भी थोड़ा सेंस में आई और उसने अपनी स्कर्ट को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर तक हवा का झोंका किट्टू के बालों को उड़ाता रहा और रुद्र किट्टू को देखता रहा। किट्टू बस आंखें नीची करके रुद्र के सामने खड़ी थी। रुद्र ने फिर अपने मन में कहा, किट्टू, काश तुम सोमनाथ की बेटी ना होती तो आज पूरी रात तुम रुद्र की बाहों में होती। अब आगे। रुद्र ने किट्टू के माथे पर किस करके कहा, मैं खिड़की बंद करके आता हूँ। रुद्र खिड़की की तरफ चला गया। जब वो पलटा तो उसने देखा किट्टू कमरे में नहीं थी। रुद्र समझ गया कि किट्टू वॉशरूम में कपड़े चेंज करने गई है। रुद्र भी अपने कमरे में चला गया। रुद्र अपने कमरे में आया और सीधा वॉशरूम में गया। रुद्र ने अपने कपड़े चेंज नहीं किए और शावर ऑन कर दिया। रुद्र दीवार से लगकर आंखें बंद करके पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा था। शावर का पानी रुद्र के ऊपर गिर रहा था और रुद्र का बदन ठंडा कर रहा था। वही पानी रुद्र के दिल को जला रहा था। रुद्र को आज किट्टू के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। किट्टू के चेहरे पर रंग लगा हुआ, किट्टू की स्माइल, किट्टू का सिंदूर लगाना, किट्टू की बाहें फैलाकर रुद्र को देखना, किट्टू के आंसू, किट्टू का मछली को देखकर उल्टी करना, सब कुछ एक एक करके रुद्र को याद आ रहा था। करीब 20 मिनट रुद्र अपने दिल से लड़कर वॉशरूम से बाहर आया। रुद्र ने कपड़े पहनकर अपना फ़ोन उठाया। रुद्र ने किसी को फ़ोन करके कहा, तुम्हें पक्का यकीन है कि कात्यायनी सोमनाथ की बेटी है? फ़ोन से दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाँ सर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। इसमें कोई झूठ नहीं है कि कात्यायनी सोमनाथ राठौर की बेटी है। रुद्र ने कहा, कात्यायनी की कमर पर जले हुए का निशान है, वो कैसे आया? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, वो बचपन में एक बार फटाके से जल गई थी। रुद्र ने कहा, ठीक है, पर ध्यान रखना, अगर इसमें कोई भी झूठा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर यकीन मानिए इसमें कोई झूठ नहीं है, कात्यायनी सोमनाथ राठौर की बेटी है। रुद्र ने अपना फ़ोन रख दिया और गहरी सांस लेकर कहा, अब तो डिवोर्स होना ही है। रुद्र बहुत उदास हो गया। फिर अचानक से वो उठा और किट्टू के कमरे में गया। किट्टू भी तब तक चेंज कर चुकी थी। रुद्र ने किट्टू से कहा, किट्टू एक बात बताओगी, सच बताना। किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र ने कहा, सच बताओ, तुम्हें ये निशान कैसे लगा? किट्टू ने पेपर पर लेकर लिख दिया, दिवाली पर फटाके से जल गई थी। रुद्र ने किट्टू को देखा और कहा, तुम सच बोल रही हो? किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र की आखिरी उम्मीद भी किट्टू ने तोड़ दी। रुद्र किट्टू के रूम से चला गया। किट्टू नम आंखों से रुद्र को जाते हुए देख रही थी। थोड़ी देर में रुद्र नीचे आया। अवनी ने रुद्र को देखा तो उसे गले लगा लिया। अवनी ने कहा, कैसे हो भैया? रुद्र ने कहा, हाँ। मैं गर्दन हिला दी, जैसे कह रहा हो ठीक हूँ। अवनी ने कहा, भैया किट्टू भाभी से मिल लूँ? रुद्र ने कहा, नहीं, वह अभी सो रही हैं, सुबह मिल लेना। अवनी ने कहा, ठीक है। अवनी फिर अपने मोबाइल को लेकर सोफे पर बैठ गई। रुद्र गार्डन में चला गया जहाँ नील और निहाल पहले से ही थे। रुद्र का चेहरा उतरा हुआ था। निहाल और नील ने नोटिस कर लिया। नील ने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र समझ गया। रुद्र ने कहा, नील, मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं हूँ, प्लीज़ मुझसे कुछ मत पूछना। नील ने थोड़ा गुस्से में रुद्र की बाजू पकड़कर कहा, बस मुझे एक बात का जवाब दे, क्या तू सच में किट्टू को डिवोर्स दे रहा है? रुद्र ने कहा, हाँ। नील ने कहा, क्यों दे रहा है डिवोर्स? अगर किट्टू यही रहेगी तो तू सोमनाथ से बदला नहीं ले पाएगा। किट्टू के यहाँ रहने से तुझे प्रॉब्लम क्या है? और तू उससे प्यार भी करने लगा। रुद्र ने कहा, मैं उससे प्यार नहीं करता, और अगर वो यहाँ रहेगी तो मेरा ध्यान भटकता रहेगा। मैं सोमनाथ से बदला नहीं ले पाऊँगा। नील ने उसे डिज़र्व नहीं करता। नील, मैं उसे डिज़र्व नहीं करता। वो मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा लड़का डिज़र्व करती है। मैं उसका ध्यान नहीं रख पाऊँगा, इसीलिए उसे इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद कर रहा हूँ। निहाल ने भी बीच में आकर कहा, तूने किट्टू से पूछा कि वो तुझसे डिवोर्स चाहती भी है या नहीं?
रुद्र ने थोड़ा गुस्से में कहा, जो लड़की मेरे साथ 3 महीने से सिर्फ टॉर्चर सह रही हो वो मेरे साथ रहना चाहेगी? ये जवाब सुनकर नील और निहाल दोनों चुप हो गए, क्योंकि किट्टू के मन में क्या है ये बात तो नील जानता ना ही निहाल। थोड़ी देर खड़े होने के बाद रुद्र ने एक पर्ची जेब से निकाल कर निहाल के हाथों में दे दी। निहाल ने कहा, ये क्या है? रुद्र ने कहा, ये वही स्क्रिप्ट है जो तू मेरे मैनेजर को देकर आया था। रुद्र अपने रूम में चला गया। नील ने पर्ची देखकर कहा, क्या यह? फिर उसे उठाकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते नील को हंसी आ गई। नील ने कहा, साले क्या स्क्रिप्ट लिखी है, क्या बात है, इसका असर भी हुआ रुद्र पर? निहाल ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, हाँ नील, असर तो हुआ, तभी आज किट्टू को शॉपिंग कराने लेकर गया था। फिर नील और निहाल भी अंदर आ गए। निहाल अपने कमरे में ऊपर चला गया। नील का कमरा नीचे था। वह अपने कमरे में चला गया। वह अपने कमरे में जाकर खड़ा ही हुआ था कि उसने देखा अवनी उसका वेट कर रही है। नील ने अवनी को देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवनी ने कहा, आपका वेट कर रही हूँ। नील ने कहा, और मेरा वेट क्यों कर रही हो? अवनी ने कहा, आपके बिना मैंने 2 साल क्या क्या किया है वो बताऊंगी आपको। नील ने कहा, लेकिन मुझे सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, जाओ यहाँ से। अवनी ने कहा, नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। इसी कमरे में क्या कर लोगे? अवनी धीरे धीरे नील के करीब आने लगी और नील घबराहट के मारे पीछे हटने लगा। अवनी बिल्कुल नील के करीब आ गई। नील दीवार से लग गया। अवनी ने धीरे से कहा, अब बताओ क्या करोगे? मैं तो यहीं रहूंगी। नील ने एक फेक स्माइल करते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम्हारा ही घर है, मैं चला जाता हूँ। नील धीरे से साइड से निकला, अपना फ़ोन उठाया और 100 की स्पीड से भाग गया। नील सीधा निहाल के कमरे में गया। नील सीधा बेड पर पसर गया। नील ब्लैंकेट ओढ़ते हुए कहने लगा, देख, हमारे घर में काला साया है और जब तक वह काला साया घर में रहेगा मैं यही सोऊंगा, क्योंकि मुझे उस काले साए से बहुत डर लगता है। निहाल को हंसी आ गई। निहाल ने मन में कहा, साले सती सावित्री वो काला साया तुझे जी जान से प्यार करती है। निहाल ने 1 सेकंड के लिए नील और सोनम को इमेजिन किया और वो फिर तेज़ तेज़ हंसने लगा। नील ने अपना ब्लैंकेट बिना हटाए ही कहा, निहाल ज़्यादा दांत मत फाड़, मुझे सोनम के साथ इमेजिन करके सोने दे। अगली सुबह जब नील उठा तो अंगड़ाई लेता हुआ नीचे आया। नील को ध्यान नहीं रहा कि उसके कमरे में अवनी है। वह कमरे में चला गया जहां अवनी सो रही थी। उसे देखकर नील शॉक्ड हो गया और उसकी आंखों में पिछली यादें आ गई। 3 साल पहले फ्लैशबैक। नील चिल्लाता हुआ, दादी दादी, मेरी टी शर्ट कहाँ है? दादी ने कहा, अरे यहीं कहीं होगी, किसी नौकर ने धोकर सुखा दी होगी, मिल जाएगी, जा पूछ ले रामू काका से कहाँ है। नील ने रामू काका से पूछा, रामू काका, आपने मेरी वह टी शर्ट देखी सफ़ेद रंग की? रामू काका ने कहा, पता नहीं बेटा, हमने तो जिसके कपड़े थे सबके कपड़े कमरे में रख दिए, आपके भी रख दिए थे। नील ने नव्या से पूछा, नव्या तूने मेरी टी शर्ट देखी क्या? नव्या ने नाव में गर्दन हिला दी। नील अवनी के कमरे में गया। नील ने गेट से ही पूछा, अवनी तुमने मेरी टी शर्ट देखी क्या, वाइट वाली? अवनी ने भी नाव में गर्दन हिला दी, लेकिन अपने चेहरे के पर एक मुस्कुराहट थी। नील ने फिर दादी से कहा, दादी नहीं मिल रही है। दादी ने कहा, तो मैं और दिला दूंगी। नील ने कहा, दादी मेरी फेवरेट है। दादी ने कहा, कोई बात नहीं, अभी तो कोई और पहन ले, शाम को तेरे लिए टी शर्ट लेने चलेंगे। फ्लैशबैक एंड। नील ने देखा अवनी वही टी शर्ट पहनकर सो रही है। नील के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने मन में कहा, चोरनी कहीं की। थोड़ी देर में सब डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अवनी किट्टू से मिली। अवनी को नील ने पहले ही बता दिया था कि किट्टू बोल नहीं सकती, इसीलिए अवनी ही बोले जा रही थी और किट्टू उसकी बातें सुन रही थी। किट्टू अवनी की बातें सुन रही थी और नील को देख रही थी।
थोड़ी देर में किट्टू ने नील को इशारा किया। अवनी ने कहा, भाभी क्या कह रही हो?" किट्टू ने एक उंगली नील की तरफ की, फिर अवनी की तरफ, और फिर उसने अपनी उंगलियों से हार्ट शेप बनाया। नील ने उस हार्ट शेप में देखा तो किट्टू ने उस हार्ट शेप में देखा तो उसने रुद्र का चेहरा दिखाई दे रहा था। किट्टू ने जब उस हार्ट शेप में रुद्र को देखा तो शर्म आकर एक स्माइल पास की। रुद्र ने भी जब किट्टू को देखा तो उसके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान आ गई। किट्टू ने जब उंगलियों से हार्ट शेप बनाई, नील समझ गया कि किट्टू अवनी को बताना चाहती हैं कि 1 हफ्ते पहले उसने अवनी को अपनी गर्लफ्रेंड बताया था। नील एकदम से खड़ा हुआ और किट्टू के हाथों को पकड़कर कहने लगा, "किट्टू, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है।" लेकिन अवनी समझ गई कि किट्टू उसे कुछ बताना चाहती है। अवनी ने भी किट्टू का एक हाथ पकड़ लिया और कहा, "किट्टू भाभी, प्लीज़ मुझे बताओ ना, प्लीज़ मेरे बारे में नील क्या कह रहे थे, बताओ ना, प्लीज़ भाभी बताओ ना।" नील भी कंटिन्यू बोले जा रहा था, "किट्टू मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ मत बोलो।" तभी निहाल ने ब्रेड पर जैम लगाते हुए कहा, "अवनी, मैं बताता हूँ, यहाँ आओ।" अवनी निहाल के पास जाती उससे पहले ही नील निहाल के पास जाकर बैठ गया। नील ने निहाल का मुंह पर हाथ रखकर कहा, "तू कुछ नहीं बताएगा, तुझे मेरी दोस्ती की कसम।" नील ने निहाल को रिक्वेस्ट करते हुए कहा, "यार, तुझे पता तो है काले साई की वजह से मैं अपने घर में वैसे ही बाहर हूँ। तू क्या चाहता है कि मैं घर से भी चला जाऊँ? प्लीज़ कुछ मत बता, प्लीज़।" रुद्र उन सब की नौटंकी देख मुस्कुरा रहा था और किट्टू रुद्र को देखकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर में सबने नाश्ता कर लिया। निहाल और रुद्र ऑफिस के लिए निकल गए। अब अवनी को ये बात खटकने लगी कि नील ने उसके बारे में क्या बोला था। वह बस किट्टू से जानना चाहती थी कि नील उसके बारे में क्या सोचता है। अवनी के किट्टू के पास गई और कहने लगी, "भाभी प्लीज़ बताओ ना, नील ने क्या कहा था मेरे बारे में?" किट्टू ने एक पेपर पेन लिया और उस पर कुछ लिख दिया। अवनी ने वह पेपर लिया और पढ़ने लगी। अवनी उसे थोड़ा भी पढ़ पाती उससे पहले ही नील ने वह पेपर अवनी से छीन लिया और वहाँ से भाग गया। अवनी भी नील के पीछे पीछे भागती रही। नील कभी सोफे के पीछे, कभी बेड के पीछे, पूरे घर में भाग रहा था। अवनी भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी, लेकिन नील ने वह पेपर अवनी को नहीं दिया। नील भागता हुआ सीढ़ियों पर चला गया। अवनी भी उसके पीछे पीछे चली गई, लेकिन अवनी का पैर फिसल गया। अवनी गिरने लगी। वह गिरती उससे पहले ही नील ने उसकी कमर पर हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लिया। नील का एक हाथ अवनी की कमर पर था और एक हाथ से उसने ऊपर की तरफ पेपर को पकड़ रखा था। भागने की वजह से अवनी की सांसें तेज हो रही थी, जो नील की गर्दन पर पड़ रही थी। नील अवनी की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था और उसे अवनी को लेकर फीलिंग आ रही थी। नील ने धीरे से अवनी के कानों में कहा, "अवनी, तुम ठीक हो?" अवनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। नील ने अवनी को अपने से थोड़ा सा दूर किया, लेकिन अवनी फिर से नील के करीब आ गई। उसने नील की टी शर्ट को नीचे खींचा और अपने एड़ी उठाकर फिर से नील की खुशबू महसूस करने लगी। करीब 3-4 मिनट बाद अवनी ने नील की टी शर्ट को छोड़ा। नील ने भी अवनी को एक नज़र देखकर गार्डन में चला गया। गार्डन में जाकर नील बेचैन हो गया। नील इधर उधर बेचैनी से चक्कर लगाने लगा और खुद से बात करने लगा, "ये फीलिंग बहुत गलत है, मैं अवनी की लाइफ ख़राब नहीं कर सकता।" नील ने खुद से कहा, "अवनी मेरे बारे में जानती ही क्या है, कुछ नहीं जानती। उसे कल को जब मेरे बारे में पता लगेगा तो उसके पेरेंट्स कभी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अवनी के पेरेंट्स पहले से ही मुझे पसंद नहीं करते और उन्हें अगर मेरे पास्ट के बारे में पता चलेगा तो वो बिल्कुल भी अवनी की शादी मुझसे नहीं करेंगे। कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते कि अपनी बेटी की शादी मुझ जैसे लड़के से कर दें। नहीं, मुझे अवनी से दूर ही रहना होगा और अवनी की भलाई इसी में है।" रुद्र का ऑफिस। रुद्र अपने केबिन में आंखें बंद करके बैठा हुआ था।
तभी रुद्र का मैनेजर धीरज कुछ पेपर लेकर आया। धीरज ने पेपर टेबल पर रखते हुए कहा, सर, आपने जो पेपर बनवाने के लिए कहा था बनवा दिए हैं। रुद्र ने धीरे से आंखें खोली, फिर उन पेपर की तरफ देखा। वह किट्टू और रुद्र के डिवोर्स पेपर थे। रुद्र ने पेपर उठा लिए और धीरज को देखकर कहा, ठीक है, तुम जाओ। धीरज केबिन से बाहर आ गया, लेकिन रुद्र जैसे कि वो बाहर आया, निहाल की नज़र उस पर पड़ गई। निहाल ने कहा, तुम रुद्र के और किट्टू के डिवोर्स पेपर देकर आए हो रुद्र को? धीरज ने हाँ में गर्दन हिला दी। निहाल ने ना में गर्दन हिलाई और रुद्र के केबिन की तरफ चला गया। निहाल केबिन में आया और रुद्र को देखने लगा। रुद्र भी आंखें बंद करके कुर्सी में लीन होकर बैठा था। रुद्र ने कहा, मुझे देखने से मेरा डिसीजन नहीं बदलने वाला। निहाल ने कहा, मैं चाहता भी नहीं हूँ डिसीजन बदले। निहाल ने आगे कहा, पर मैं देख रहा हूँ कि तुझे किट्टू को डिवोर्स देने में जोर बहुत पड़ रहा है। किट्टू को लेकर दिल में फीलिंग आ गई तो तू इस फीलिंग को दबा रहा है, सिर्फ इसीलिए कि वो बोल नहीं सकती। रुद्र ने अपनी आंखें अभी भी नहीं खोली और बिना आंखें खोले ही कहा, जो समझना है समझ लो, लेकिन किट्टू और मेरा डिवोर्स पक्का है। निहाल मन में सोचा, एक बार और ट्राई करके देखता हूँ, दादा दादी से क्या कहेगा। किट्टू को निहाल ने कहा, डिवोर्स क्यों दे रहा है? रुद्र ने अब तक आंखें नहीं खोली। उसने कहा, वही जो सचें बता दूंगा कि मैंने किट्टू को 3 महीने टॉर्चर किया। अब मैं टॉर्चर करके थक गया तो उसके बाप के पास उसे छोड़कर आ गया। निहाल ने कहा, और तुझे लगता है दादा दादी तुझे माफ़ कर देंगे? रुद्र ने अपनी आंखें खोली और निहाल का चेहरा देखते हुए कहा, हाँ, पता है नहीं करेंगे माफ़, लेकिन उनकी माफ़ी के लिए मैं अपने मकसद को नहीं भूल सकता। निहाल ने कहा, दादाजी ने तुझे कई बार कहा है कि ये बदला छोड़ दे और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दे, अपनी ज़िंदगी में सेटल होने की सोच, लेकिन नहीं, तू दादाजी की एक बात भी नहीं मानता, बस बदला यही सब करता रहता है। रुद्र को अब गुस्सा आ गया और उसने निहाल की तरफ देखकर कहा, जब पापा ने खुद को गोली मारी थी ना, तब मैं उनके सामने था, दादाजी नहीं। उन्हें खून में मैंने देखा, दादाजी ने नहीं। उन्हें तड़पते हुए मैंने देखा, दादाजी ने नहीं। पापा की आंखों में दुख और बेबसी मैंने देखी, दादाजी ने नहीं देखी। उन्हें तिल तिल करके मरते हुए मैंने देखा, दादाजी ने नहीं देखा। अगर दादाजी देख लेते तो वह खुद सोमनाथ राठौर को मार देते। निहाल रुद्र की हालत समझता था, इसीलिए उसने अब रुद्र से ज़्यादा बहस करनी जरूरी नहीं समझी। इसीलिए वह भी उठा और गुस्से में अपने केबिन में आ गया। रुद्र ने पेपर वेट लिया और गुस्से में एलईडी में मार दिया। निहाल अपने केबिन में गुस्से में बैठा हुआ था कि तभी उसका मैनेजर अंकित आया। अंकित ने कहा, सर, आपने जो नव्या मैम के साथ उस लड़के की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल ली है। निहाल ने कहा, हाँ बताओ, कौन है वो लड़का? अंकित ने कहा, सर, उस लड़के का नाम चिराग है, पेरिस से आया है, नव्या मैम के कॉलेज में ही पढ़ता है। नव्या मैम और चिराग 2 महीने पहले एक पार्टी में मिले थे। चिराग ने नव्या को प्रपोज किया और नव्या ने हाँ कर दी। अब नव्या चिराग को शादी के लिए प्रेशर डाल रही हैं और चिराग नव्या से शादी ना करने के बहाने ढूंढता है। निहाल ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन दोनों का रिलेशन किस हद तक आगे गया? अंकित ने कहा, सर, नव्या रुद्र सर की बहन है, उन्हें अपने लिमिट्स पता है, उन दोनों के बीच में फिजिकल कुछ नहीं है। निहाल ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे इसका फैमिली बैकग्राउंड ला कर दो। कौन है, इसके पापा क्या करते हैं, बेसिकली कहाँ से हैं, सब कुछ। अंकित ने हाँ में गर्दन हिलाई और निहाल के केबिन से चला गया। निहाल ने अपने केबिन में बैठे हुए मन में कहा, ये नव्या पता नहीं किस लड़के के चक्कर में पड़ गई, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो पता नहीं दादी को क्या जवाब देगी। निहाल ने अपना मोबाइल निकाला, उसमें एक फोल्डर था जिसमें बस नव्या की ही फ़ोटो थी। निहाल ने अपनी आंखें बंद की। फ्लैशबैक 3 साल पहले। नव्या का स्कूल ख़त्म हो गया था। आज नव्या की
फेयरवेल पार्टी थी। नव्या ने एक पिच कलर की जॉर्जेट की साड़ी पहनी थी। हल्का सा मेकअप, खुले बाल, कान में ईयरिंग और हाथ में पर्स लेकर दादी के पास आई। नव्या ने इतराकर दादी से कहा, दादी जरा देखना, लग रही हूँ ना मैं सुंदर। दादी ने उसकी बलाएं लेते हुए कहा, हाँ हाँ, मेरी नव्या तो बहुत सुंदर लग रही है। अब तुम्हारा स्कूल ख़त्म हो गया है और तुम कॉलेज जाओगी। नव्या ने कहा, दादी लेकिन मुझे पार्टी में ड्रॉप कौन करेगा। तभी निहाल मेन गेट से अंदर आया। दादी ने निहाल को देखकर कहा, नील तो नहीं है, चलो तुम इसी के साथ चली जाओ। निहाल ने एक नज़र नव्या को देखा तो देखता ही रह गया। वैसे तो निहाल बचपन से ही नव्या को देख रहा था, लेकिन आज उसके देखने का नज़रिया अलग था। उसके अंदर नव्या को लेकर कुछ फीलिंग पनप रही थी। निहाल नव्या को ही देखता रहा। दादी उसे कुछ कह रही है, इस बात का ध्यान निहाल को नहीं था। दादी ने निहाल की बाजू पकड़कर हिलाकर कहा, निहाल, निहाल, मैं कुछ बोल रही हूँ। निहाल ने अपनी पलकें झपकाए और दादी की तरफ देखकर कहा, हाँ दादी, बताइए। दादी ने कहा, आज नव्या के स्कूल में फेयरवेल पार्टी है, इसे ले जा, आज इसका लास्ट दिन है, मिल लेगी सबसे। निहाल ने हाँ में गर्दन हिला दी और नव्या को लेकर उसके स्कूल चला गया। नव्या गाड़ी से उतरी तो उसकी साड़ी का पल्लू निहाल की वॉच में अटक गया। नव्या अपने पल्लू को निहाल की वॉच से निकाल रही थी, पर वो निकल नहीं रहा था और इस दौरान निहाल कंटिन्यू नव्या को देखे जा रहा था। निहाल को आज नव्या को देखकर कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। साड़ी में नव्या बहुत खूबसूरत लग रही थी और निहाल उसकी खूबसूरती निहार रहा था। बहुत देर तक जब नव्या का पल्ला निहाल की वॉच से नहीं निकला तो नव्या ने कहा, निहाल जी, देखना यह निकल नहीं रहा है, आप अपनी वॉच उतारकर मुझे दे दीजिए, मैं पल्लू निकाल कर आपकी वॉच आपको दे दूंगी। निहाल ने अपनी वॉच निकालकर नव्या को दे दी और नव्या स्कूल के अंदर चली गई। निहाल नव्या को जाते हुए देख रहा था। तभी निहाल की नज़र कार की सीट पर गई जहां नव्या बैठी थी। उस पर नव्या का ब्रेसलेट गिर गया था। निहाल ने ब्रेसलेट उठाकर अपनी जेब में रख लिया। निहाल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, फिर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद निहाल को नव्या के लिए फीलिंग और ज़्यादा आने लगी। निहाल अपनी फीलिंग को दबाना चाहता था, लेकिन फिर भी वो चोर नज़रों से नव्या को देखता रहता था। निहाल ने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। जब निहाल को यह महसूस हो गया कि वो अपनी फीलिंग और ज़्यादा दिन नहीं छुपा सकता, तो वो अपने विला में शिफ्ट हो गया। दादी ने निहाल को रोकने की बहुत कोशिश की। दादी ने कहा, निहाल बेटा, वहाँ अकेला रहेगा, यहाँ क्या प्रॉब्लम है तुझे? तुम सारे बच्चे साथ रहते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मत जा निहाल अपनी दादी को छोड़कर। निहाल ने कहा, दादी, एक न एक दिन तो मुझे अपने घर शिफ्ट होना ही है, और अवनी तो है ना आपके पास, मैं ही तो जा रहा हूँ, वहाँ से मेरा ऑफिस भी पास पड़ता है, प्लीज़ दादी जाने दीजिए, आपसे मिलने आ जाया करूँगा। लेकिन दादी का मन नहीं था कि निहाल उसके पास से चला जाए। निहाल जानता था कि अगर वो वहाँ रुका तो नव्या के लिए उसका प्यार बढ़ता जाएगा। इसीलिए दादी के लाख मना करने के बाद भी निहाल अपने विला में शिफ्ट हो गया। अब निहाल प्रताप हाउस कम ही जाया करता था ताकि वो नव्या से दूर रहे। फ्लैशबैक एंड। जितना तुमसे दूर, निहाल ने नव्या की फ़ोटो देखते हुए कहा, जाने की सोचता हूँ उतना ही तुम्हारे करीब आ जाता हूँ। बस एक बार पता चल जाए कि उस चिराग नाम का लड़का अच्छा है, फिर रुद्र से तुम्हारी और चिराग की शादी की बात करूँगा। निहाल ने नव्या की फ़ोटो को टच करते हुए कहा, थोड़ा मुश्किल है तुमसे दूर जाना, लेकिन तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। निहाल और नील की हालत सेम थी। वो दोनों ही दादी की नज़रों में गिरना नहीं चाहते थे। बस फ़र्क इतना था, अवनी नील को प्यार करती थी, नव्या चिराग को प्यार करती थी। शाम को जब रुद्र और निहाल ऑफिस से आए तो सब गार्डन में बैठे हुए थे। निहाल भी जाकर अवनी, नील और किट्टू के पास गार्डन में बैठ गया, लेकिन रुद्र वहाँ नहीं रुका। रुद्र सीधा अपने कमरे में आ गया। किट्टू को रुद्र को देखकर बेचैनी हो गई। उसका मन था कि वह रुद्र के पास जाकर एक बार पूछ ले कि क्या कोई प्रॉब्लम है,
कोई टेंशन है। लेकिन किट्टू में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह रुद्र के पास चली जाए। रात को सभी डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे, लेकिन रुद्र नहीं था। किट्टू ने नील की तरफ देखा, जैसे कह रही हो रुद्र जी को भी बुला दीजिए। नील समझ गया और वह रुद्र को बुलाने उसके कमरे में चला गया। नील ने रुद्र को देखकर कहा, डिनर लग गया है, तू भी आजा, खाना खा ले, किट्टू बुला रही है। रुद्र अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने नील की तरफ बिना देखे कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम सब खा लो। भूख लगेगी तो मैं खुद लेकर खा लूँगा। नील इतना तो समझ गया था कि रुद्र अपने आप से लड़ रहा है, इसीलिए नील उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया और चुपचाप नीचे आ गया। नीचे आकर नील ने किट्टू से कहा, रुद्र को भूख नहीं है, वो नहीं खाएगा। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन किट्टू का मन बेचैन होने लगा। किट्टू मन ही मन बोली, रुद्र जी कुछ भी नहीं खाया, मैं उन्हें खाना देकर आऊँ तो गुस्सा तो नहीं करेंगे। करीब 11 बजे किट्टू ने एक प्लेट में खाना सर्व किया और रुद्र के कमरे में गई। किट्टू ने थोड़ा सा गेट खोलकर देखा तो रुद्र कमरे में नहीं था। किट्टू ने एक राहत की सांस ली। किट्टू ने प्लेट कमरे में रख दी, उसके नीचे एक चिट रखी और चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। किट्टू को लगा कि रुद्र ने उसे देखा नहीं, लेकिन रुद्र उसे बालकनी में बैठा हुआ देख रहा था। रुद्र ने मन ही मन कहा, किट्टू तुम मत दो खुद को इतनी तकलीफ, पछताओगी, मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। रुद्र बालकनी से कमरे में गया। उसने चिट उठाकर रीड की। उसमें लिखा हुआ था, रुद्र जी मैंने भी फ्राइड राइस बनाए हैं, ज़रा टेस्ट करके बताइए अच्छे बने हैं कि नहीं। चिढ़ पड़कर रुद्र के चेहरे पर ना चाहते हुए भी स्माइल आ गई। उसने खुद से कहा, खरगोश बहुत स्मार्ट समझते हैं खुद को, पर हो नहीं, ये नया तरीका ढूंढा है खाना खिलाने का। रुद्र ने प्लेट का ढक्कन उठाकर देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और प्लेट उठाकर राइस खाने लगा। किट्टू भी उसे चुपचाप कमरे के गेट से देख रही थी। जब किट्टू को यकीन हो गया कि रुद्र खाना खा लेगा तो वह अपने कमरे में आ गया और आकर सो गई। रुद्र ने खाना खाकर प्लेट साइड में रखी और हाथ पोंछते हुए कहा, खास तुम सोमनाथ की बेटी ना होती खरगोश तो रुद्र की बाहों में होती। फिर रुद्र भी एक मीठी स्माइल के साथ सो गया। तो दोस्तों, क्या रुद्र दे देगा किट्टू को डिवोर्स या फिर आएगा कहानी में एक और नया मोड़, हम जानेंगे अगले भाग में। और कहानी के साथ बने रही हैं, शेयर करें ताकि इस कहानी को और भी ज़्यादा मज़ा आए पढ़ने में। धन्यवाद।